हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएस स्टडी इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट संसद के बारे में। तो संसद काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम चर्चा करते हैं। और भारतीय संसद पहली बात, जो भारतीय संसद जो है सो पहले राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों इनका पार्ट हुआ, भाग हुआ। ये तीनों से मिलकर संसद बनता है। ठीक है, तो आइए हम इनके अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। ये किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित है। तो संसद जो है सो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत वर्णित है। संसद अनुच्छेद 79 के अंतर्गत वर्णित है। और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत वर्णित है। और लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, और राष्ट्रपति की यदि हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत वर्णित है राष्ट्रपति। तो आइए हम याद कैसे रखेंगे, ये हम चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखने का एक बेहद अच्छा तरीका है। तो ये तरीका है सरल। सौ से सांसद, और रो से राज्यसभा, और लो से लोकसभा। तो संसद का अनुच्छेद 79 के अंतर्गत वर्णित है। और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत वर्णित है। और लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत वर्णित है। तो ये रहा इसका ट्रिक। और राष्ट्रपति अलग से याद कर लीजिए, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत वर्णित है। तो इनके हम जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा की यदि योग्यता की हम बात, उम्र सीमा की बात करेंगे, यदि इसमें हम उम्मीदवार के रूप में खड़ा होते हैं तो इसके लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, तो इसकी हम यदि बात करेंगे तो इसका लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु वर्ष होता है 25 वर्ष, और इसका 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, और राष्ट्रपति के लिए उम्र होता है 35 वर्ष। यदि आप इन उम्र सीमा के अंतर्गत हैं तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है। तो आइए हम सबसे पहले संसद के सबसे पहली पार्ट हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या आपकी हो सकती है, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। योग्यता, तो योग्यता यह है, पहला सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। भारत का राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद होता है, और वह भारत के प्रथम नागरिक होता है। वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं कौन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली बात है कि जो वह भारत की नागरिक हो और उनकी उम्र सीमा 35 वर्ष पूरा किए हों। यदि आप 35 वर्ष के हैं तो आप राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल है। और किसी की राष्ट्रपति तीसरे पद की यदि हम बात करते हैं तो वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर नहीं रहने का मतलब ये हुआ, जो संविधान में लाभ के बारे में चर्चा नहीं किया गया है अक्सर, लेकिन लाभ के कौन कौन पद नहीं हो सकते हैं, संविधान में इस चीज के बारे में चर्चा की गई है। तो हम आपको बताते हैं लाभ के पद कौन कौन नहीं हो सकते हैं। पहली यह है कि जो आप किसी राज्यसभा या लोकसभा या विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, या फिर उसके संसद के अध्यक्ष हैं, या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, तो उससे कोई बहस नहीं है। आप उसको लाभ के रूप में उसको नहीं माना जाएगा। तो ये लाभ के श्रेणी से हटा हुआ है। ठीक है, तो लाभ के श्रेणी में उस सबको हटा दिया गया है। यदि आप संसद हैं तो आपको लाभ के पद नहीं माना जाएगा। यदि आप संसद हैं तो ये राष्ट्रपति योग्यता के लिए सक्षम है। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करते हैं दूसरी पॉइंट के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली में होता है क्या, जो आप डायरेक्ट वे, या हम और आप या कोई साधारण लोग चुनाव नहीं कर सकते हैं। इसमें ऐसे लोग होते हैं जिनको जनता चुनकर संसद में भेजते हैं, या चाहे राज्यसभा हो, या चाहे लोकसभा हो, या फिर विधान परिषद हो। तो वो लोग होते हैं जो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं,
उनकी वो सब इन राष्ट्रपति के चुनाव करने के लिए जाते हैं। तो ऐसी चुनाव पद्धति को हम कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव। ठीक है, तो ये हुई निर्वाचन उनकी इस तरीके से किया जाता है। और दूसरी हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल इनकी 5 वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है कार्यकाल। लोकसभा की यदि हम बात करेंगे तो लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा की भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और सिर्फ राज्यसभा की यदि कार्यकाल की बात करते हैं तो राज्यसभा की कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी राष्ट्रपति की भी 5 वर्ष, लोकसभा की भी 5 वर्ष कार्यकाल, और सिर्फ राज्यसभा की यदि बात करेंगे तो इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के वेतन के बारे में। चौथा पॉइंट हमारा ये होगा राष्ट्रपति का वेतन। तो राष्ट्रपति के वर्तमान में वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह, इनका वेतन चलता है 5 लाख। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स बिल्कुल फ्री होता है, इन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, आयकर से मुक्त होता है राष्ट्रपति का वेतन। तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख हुआ। और बाद में इनकी हम शपथ की यदि बात करते हैं तो शपथ, राष्ट्रपति को शपथ CGI देता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। ठीक है, यदि ये अनुपस्थित हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। यदि CGI अनुपस्थित हो, इनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में ये रही मुख्य बातें। और कुछ और हम बात कर लेते हैं, जैसे अनुच्छेद के बारे में। तो राष्ट्रपति का वर्णन चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रपति का वर्णन, राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत वर्णित है राष्ट्रपति। और यदि हम इनकी निर्वाचक मंडल की यदि बात करें, निर्वाचक मंडल की यदि बात करें तो ये अनुच्छेद 54 के अंतर्गत वर्णित है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत वर्णित है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की यदि हम बात करें, महाभियोग जिसे पद से हटा सकते हैं, महाभियोग उसी को कहते हैं महाभियोग। तो ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत वर्णित है। यानी राष्ट्रपति को हम यदि उसके पद से यदि हम हटाएंगे तो उस पर महाभियोग लगाना पड़ेगा। महाभियोग का वर्णन संविधान का अनुच्छेद 61 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, तो ये रही राष्ट्रपति से संबंधित मुख्य बातें। आगे हम चर्चा करते हैं राज्यसभा के बारे में, जो संविधान का दूसरा अंग है। तो भारतीय संविधान का दूसरा अंग है राज्यसभा। पहली राष्ट्रपति संसद का अंग है, और दूसरा भारतीय संसद का अंग राज्यसभा, और तीसरा भारतीय संसद का अंग लोकसभा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए हम राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम राज्यसभा के पहले ये पॉइंट है कि जो राज्यसभा की सीट कितनी होती है, सबसे पहले इनको हम समझते हैं। और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है राज्यसभा की सीट के बारे में, तो आइए हम समझते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीट की यदि हम बात करते हैं, राज्यसभा में अधिकतम सीट की यदि हम बात करते हैं राज्यसभा में, तो ये होते हैं 250। कितना होते हैं? 250 होते हैं राज्यसभा के अधिकतम सीट। और 250 में से क्या होते हैं? 238 सीट राज्य और संघ शासित प्रदेश, यानी 238 सीट राज्य और संघ शासित प्रदेश होते हैं 238 सीट में। सीट में राज्य और संघ शासित प्रदेश, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। और 12 जो सदस्य होते हैं
12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। 250 में 238 सीट राज्य और संघ शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति खुद अपने से मनोनीत करते हैं। ये जो 12 सदस्य होते हैं 250 में से 212 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो क्षेत्र के ऐसे लोग होते हैं जो समाज सेवी हो या फिर कोई अच्छे जाने माने लोग हो, तो ऐसे लोग को 12 सदस्य के रूप में राष्ट्रपति नामित करता है। वो अपने देश के ही रहते हैं। तो आगे इसमें है क्या, जो 238 सदस्य तो राज्य और संघ शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, लेकिन 238 सदस्य में से भी 233 सदस्य ही पहुंचते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति वाला, तो टोटल मिला कितना हो गया 245। इसको ऐड करेंगे तो 245 हो जाएगा। और वर्तमान में यदि राज्यसभा की सीट की यदि बात की जाए तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं। कितना है 245 सदस्य, ठीक है। तो ये रही राज्यसभा की सीट के बारे में चर्चा। और आगे हम करने वाले हैं राज्यसभा के निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो राज्यसभा के निर्वाचन, आइए हम इनको चर्चा करते हैं। राज्यसभा का निर्वाचन भी हम या आप या फिर कोई आम लोग नहीं कर सकता है। यदि राज्यसभा के निर्वाचन की यदि हम बात करते हैं निर्वाचन की, तो ये कोई साधारण लोग इनमें नहीं कर सकता है। इनका निर्वाचन ऐसे लोगों के द्वारा होता है जो जनता जिसको चुनता है और फिर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनता है, इसी प्रक्रिया से इसका निर्वाचन होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एकल संक्रमण प्रणाली या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, ठीक है। तो राज्यसभा का भी निर्वाचन जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे राज्यसभा का भी होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा, ठीक है। यदि हम योग्यता के बारे में बात करते हैं राज्यसभा की योग्यता, तो पहली बात यह है कि जो वह सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि आप भारत के नागरिक हो तो राज्यसभा का सदस्य के रूप में नामित हो सकते हैं। दूसरी, राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए आपको, ये 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर हम आपको चर्चा कर चुके हैं ऊपर में इसको हम लोकसभा संसद के 3 अंग हुए, राष्ट्रपति पहला, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। तो इसको हम इधर से लिखते हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। यानी लोकसभा के लिए उम्र सीमा की न्यूनतम उम्र सीमा की यदि बात की जाए तो ये 25 वर्ष होगा, और राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा की यदि बात की जाए तो ये 30 वर्ष होगा, और राष्ट्रपति की उम्र सीमा की यदि बात किया जाए तो ये 30 वर्ष होगा। तो इसकी योग्यता के लिए इसकी उम्र सीमा की यदि बात की जाए राज्यसभा को तो 30 वर्ष होगा, ठीक है। तो ये रहा इनकी उम्र सीमा। और आगे हम बात करते हैं लाभ का पद। जैसे हम राष्ट्रपति में हम चर्चा कर चुके हैं, लाभ के पद का कोई संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। लाभ के पद क्या नहीं हो सकते हैं ये संविधान में बताया गया है। तो लाभ के पद ऐसे नहीं हो सकते हैं, जैसे आप राष्ट्रपति हैं तो ये आपको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। आप यदि एमएलए एमपी हैं तो ये आपको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और आप जैसे कि किसी राज्य के जैसे कि कोई नेता हुए तो ये आपको लाभ का, या सांसद हैं आप तो आपको लाभ का पद ये सब नहीं माना जाएगा। संसद में लाभ का पद नहीं है इसका उल्लेख किया गया है। लाभ का पद क्या है ये संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करते हैं मानसिक रूप से योग्यता के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन, योग्यता के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया या पागल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप यदि राज्यसभा में नामांकन होना चाहते हैं तो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होगा। और आगे यदि हम चर्चा करते हैं इनकी कार्यकाल के बारे में, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है राज्यसभा का कार्यकाल?
6 वर्ष का होता है। और बाकी राष्ट्रपति की कार्यकाल की यदि हम बात करें तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा की यदि हम कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन यदि राज्यसभा की यदि बात करते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। तो इसकी कार्यकाल, राज्यसभा की कार्यकाल 6 वर्ष हुआ। आगे हम 5वां हम चर्चा करते हैं। 5वां पॉइंट है राज्यसभा के लिए राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। तो आइए हम इनको हम चर्चा करते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति क्या होता है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। तो ये राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हैं, ये राज्यसभा के सभापति हुए। और राज्यसभा के सभापति ऐसे लोग होते हैं जैसे उपराष्ट्रपति हुए राज्यसभा के उपसभापति। तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा है उनके द्वारा उनके सदस्य नहीं होते हैं, ये बाहर से चुने जाते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में भी इस तरह से रहता है जो कौन सी ऐसी सदन है जो उनके सदन से का सभापति नहीं बनता है, उनके बाहर से लाया जाता है। तो आपका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो सभापति बाहर से चुने जाते हैं। तो आपका आंसर रहेगा राज्यसभा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति। उपसभापति की यदि हम बात करेंगे, उपसभापति ये राज्यसभा, ये सदन जो है राज्यसभा के सदन से ही कोई प्रतिनिधि होते हैं जो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में मनोनीत होते हैं। ठीक है, यदि राज्यसभा के सभापति की यदि हम कार्य के बारे में बात करें, उनकी अपनी कार्य क्या होती है राज्यसभा में, तो उनकी कार्य होती है जो सदन को चलाना सही रूप से, और उनको कार्य को प्रत्येक को बताना जो क्या आपको क्या काम करना है। तो ये राज्यसभा के सभापति का काम हुआ। और उपसभापति ये हुए यदि राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति बन जाते हैं या इससे कोई राष्ट्रपति बन जाते हैं तो इनका जो रिक्त स्थान जो रहेगा उसकी पूर्ति के लिए उपसभापति काम करेगा। ठीक है, हालांकि राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति और उपसभापति का पद दोनों एक ही नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति बन जाता है तो उस स्थिति में उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करते हैं। और राज्यसभा की सभापति और उपसभापति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89 के अंतर्गत वर्णित है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वर्णन संविधान का अनुच्छेद 89 के अंतर्गत वर्णित है, ये भी आप याद रखिए। और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति की यदि हम बात करते हैं, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति तो ये हैं SV कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव ये रहे। और राज्यसभा के तो ठीक है, ये रहा राज्यसभा के प्रथम उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोकसभा की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आगे की क्लास जो आएगी लोकसभा की आएगी। तो फिलहाल हम क्लास को समाप्त करते हैं। और यदि उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।